इस ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ईश्वर से प्रार्थना है कि सब स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज का अपना शिक्षण कार्य है वो है कक्षा अष्टमी में विषय सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान विषय में हम सबसे पहले जो अपना लेसन हुआ था उसमें हमने पढ़ा था पाठ 2, और उस पाठ 2 का जो प्रकरण था वो था भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। ये उस पाठ का शीर्षक है। और जब शीर्षक हमारे समझ में आ जाता है, उसकी प्रत्येक बात क्लियर हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है, तो पाठ भी समझ में आ जाता है। हमने भूमि के बारे में पढ़ दिया था, भूमि किसे कहते हैं, ये सारे बिंदु हमने उस दिन पूरे कर लिए थे। अगला बिंदु है मृदा। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि कई बार कुछ शब्द ऐसे हैं जो दोनों लगते हैं कि एक ही हैं। और उदाहरण के रूप में मैंने आपको निवेदन भी किया था, जैसे भाड़ा है, किराया है, दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं हमारे जीवन में, उनमें कोई अंतर जैसा नहीं लगता, लेकिन वास्तव में अंतर है। वही स्थिति बिल्कुल यहाँ पर भी है। यदि हम हमारे सामान्य जीवन में देखते हैं तो भूमि और मृदा में हमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन वास्तव में भूमि और मृदा में अंतर है। कैसे अंतर है? हमने पढ़ा था भूमि धरातल की ऊपरी परत को भूमि कहते हैं, यानी कि जो हमें, और उसमें हमने तो कई विद्वानों की परिभाषा में पढ़ा कि हमें प्रकृति से जो निःशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त है वो सब भूमि के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब हमें पढ़ना है कि मृदा भूमि में अंतर क्या है या मृदा किसे कहते हैं। तो यदि मृदा की परिभाषा हम पढ़ेंगे तो ध्यान में आ जाएगा कि भूमि और मृदा में वास्तव में अंतर है, एक दूसरे के पूर्वक है। मृदा पृथ्वी के पृष्ठ पर, देखिए ध्यानपूर्वक पढ़िए, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं। भूमि किसे कहते थे? धरातल की ऊपरी परत को, यानी कि धरातल पर जो हमें ऊपरी परत दिखाई देती है वो सब काय में आ गई, भूमि में आ गई। लेकिन यहाँ मृदा के लिए वो क्या कह रहे हैं? पृथ्वी यानी भूमि के पृष्ठ पर। पृष्ठ का मतलब जानते हो, ऊपर ही ऊपर। जैसे आपकी ये पुस्तक है, तब कहते हैं ना पृष्ठ भाग पर क्या लिखा है, यानी कि इस पूरी पुस्तक का, इसके सब मिलकर तो क्या बन गई, ये पुस्तक बन गई। और यदि हमें कहा जाए कि ऊपरी पृष्ठ, तो ये एक ही पन्ना इसका काम आ रहा है, यानी ऊपरी ऊपरी जो भाग है, तो वही स्थिति है। पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर दानेदार कणों के आवरण से की पतली परत को मृदा कहते हैं। यानी कि जो हमें पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर दानेदार कणों का जो आवरण दिखाई दे रहा है, वह दानेदार आवरण को ही हम क्या कहेंगे? मृदा कहेंगे। तो भूमि और मृदा में शायद आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। वह पूरी परत भूमि थी, यहाँ पर केवल पृष्ठ भाग जो है वो दानेदार कणों का जो आवरण है उसको हम मृदा कहते हैं। तो अब ध्यान में आ गया, जैसे मैंने आपको बताया ना, भूमि और मृदा दोनों में अंतर आपके अब समझ में आ रहा होगा। तो यदि मृदा की परिभाषा है कि मृदा किसे कहते हैं, तो अब स्पष्ट हो जाएगा कि पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं। अब इस मृदा में, मृदा की परिभाषा समझ में आ गई हमारे, तो मृदा में आगे चलेंगे तो अब ध्यान में आएगा कि अभी हमने पढ़ा कि पृष्ठ पर जो दानेदार कण है इसके आवरण को, लेकिन ये जो दानेदार कणों का आवरण है ये आखिर में बनता कैसे? आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि गुरुजी आपने ये तो बता दिया कि जो दानेदार कणों का आवरण है उसको मृदा कहेंगे, लेकिन चलो हमें आप ये तो बताओ, आपने जो पहन रखा है ये कमीज है ना, और ये कमीज कपड़ा है, लेकिन हमें ये तो बताओ कि ये बना किससे? वही स्थिति हमारी यहाँ होगी कि ये जो दानेदार कणों का जो
तो मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, इस मृदा का निर्माण किससे होता है? चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। देखिए, एक बार ध्यानपूर्वक देखिए, यदि आपने यहाँ ठीक प्रकार समझने का प्रयास किया तो आपको हमेशा याद हो जाएगा, बार बार पुस्तक नहीं पढ़नी पड़ेगी। और यदि आपने यहाँ पर ठीक प्रकार से सुनने और समझने का प्रयास नहीं किया, मैंने आपको कई बार मेरे शिक्षण जो विषय है उसमें तो कहा भी है, ये सब बातें आपकी पुस्तक में लिखी हुई हैं। यदि आप यहाँ मेरे शिक्षण को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो लिखना और देखना ही है, तो पुस्तक में लिख रखा है। देखिए ना, आचार्य जी के द्वारा पढ़ाने का जो अर्थ है वो ये है कि उस विषय को समझाना। और आपके समझ में कब आएगा? जब आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो बात होगी कि पृथ्वी के पृष्ठ पर जो दानेदार कणों के आवरण को हम मृदा कहते हैं, मृदा बनती कैसे? चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जो चट्टान है, बड़े बड़े चट्टान, उन खनिजों, जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। इस मृदा का निर्माण होता है। अब इसमें ये जो आप कहेंगे कि गुरुजी ये चट्टानों और खनिजों और इनका जो है उससे होता है, तो कैसे होता है? इसमें भी एक क्रिया है और उस क्रिया का नाम है अपक्षय क्रिया। इन चट्टानों में, खनिजों में एक क्रिया होती है, उस क्रिया का नाम है अपक्षय क्रिया। और आपने आपकी पुस्तक में ये अपक्षय, अब सब ध्यान में आ रहा होगा कि गुरुजी ये अपक्षय क्या है, तो ये आपके इसमें दिया हुआ है, आप इसको पढ़ना समझ में आ जाएगा। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि आपके इसकी परिभाषा जो है पुस्तक में लिख रखी है। तो इस अपक्षय की जो क्रिया है उसके कारण से यह निर्माण होता है। पहली बात, मृदा किसे कहते हैं? दूसरा, मृदा का निर्माण कैसे होता है? तीसरी बात है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि मृदा निर्माण को बनने में जो कारक हैं वो कौन कौन से, उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसमें वैसे तो आपके इसमें ये दे रखा है, चित्र दे रखा है ना, ये दे रखा है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। ये चार्ट बना करके आपको समझाया हुआ है ना, मृदा और फिर इसके जो कारक है, ये पूरा का पूरा चार्ट दिया हुआ है, आप देखेंगे। लेकिन वैसे प्रमुख रूप से मैं समझा रहा हूँ कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक उसमें वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। यानी कि प्रमुख रूप से मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं? वो मैंने आपको बताया कि वनस्पति जात, जिसमें पेड़ पौधे सब आ गया, वनस्पति में सब पूरा आ गया। ये वनस्पति, ये प्राणी जात और ये सूक्ष्म जीव, ये सारे के सारे इस मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और उसी का कारण है ना, आपने देखा होगा कि मृदा कहीं पर चिकनी है, कहीं दोमट है, कहीं लाल है, कहीं काली है, तो उसका कारण ये वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव, ये सारे इसको प्रभावित करते हैं। तो पहली, फिर ध्यान से सुनो, इस मृदा में हमने क्या पढ़ा? पहला, मृदा किसे कहते हैं, मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। और अगला बिंदु यदि है तो वो है मृदा का निम्नीकरण। ये शब्दावली में मैंने आपको पहले बताया था ना, अंग्रेजी में जैसे मीनिंग, हिंदी में आपके शब्दार्थ, वैसे ही सामाजिक विज्ञान विषय ऐसा है, इसमें बहुत सारे शब्दावलियों को स्पष्ट करना। वैसे हम उनको यदि पढ़ लेंगे ध्यान में आ जाएगा। ये यहाँ पर शब्द है निम्नीकरण। उससे पहले भी आपकी कक्षाओं में आपने पढ़ा है मृदा अपरदन, है ना, ये सब आपने पढ़ा है। तो मृदा निम्नीकरण का अर्थ है मृदा का अपरदन और क्षीणता, अर्थात मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर जो अपरदन है ना, उसकी उपज में कमी, क्षीणता आती है, वो मृदा निम्नीकरण कहलाती है।
मृदा का निम्नीकरण कैसे होता है, प्राकृतिक कैसे होता है, आप जानते हैं। ध्यान में करिए कि आज हम जो देख रहे हैं मृदा उपजाऊ बनाने के लिए, मृदा को अच्छी बनाने के लिए हमारी प्राकृतिक, ये देखिए वनस्पति जाल, ये इसका प्रभावित करने वाला कारक है। और आप देख रहे हैं कि आज मनुष्य ने अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इस वनस्पति से छेड़छाड़ की है। आप देख रहे हैं ना, वनों का उन्मूलन हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है धुआंधार, और वनों की कटाई होने के कारण भूमि बंजर बनती जा रही है ना, क्योंकि इन वनस्पति से, इन पेड़ पौधों से इस मृदा को बहुत अधिक जो इसके उपजाऊ बनाने के खनिज थे वो प्राप्त होते। जब वनस्पति को समाप्त कर दिया जा रहा है मानव के द्वारा, तो उसमें उपजाऊ शक्ति घट रही है, कम हो रही है। तो मानव के द्वारा बहुत सारी क्रियाएं, चाहे वो खनन क्रिया होगी, चाहे वन उन्मूलन होगा, चाहे और अन्य बहुत सारे कारण जो मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि इतना लंबा समय इसमें नहीं हो पाएगा, फिर अपना विषय है ना पीछे रह जाए। तो बहुत सारे कारण जो आपके सबके ध्यान में कि मानवीय कारण के कारण मृदा का निम्नीकरण हो रहा है। दूसरा है प्राकृतिक, मानव के द्वारा तो ये क्रिया हो ही रही है, सबसे अधिक तो मानव दोषी है, लेकिन कई बार प्राकृतिक कारणों से भी मृदा का निम्नीकरण हो रहा है या हो जाता है। अब आप कहेंगे गुरुजी प्राकृतिक कारण तो कोई ऐसा नहीं हो सकता जो मृदा का निम्नीकरण करे। ध्यान में आ रहा होगा, प्राकृतिक कारण भी बनते हैं। कई बार आपने देखा होगा बाढ़ आना, है ना, ज्वार भाटा आना, भूकंप आना, ये सब क्या कारण है, प्राकृतिक कारण है। और इस जब बाढ़ आएगी तो उस मृदा जो उपजाऊ मृदा है उसको काट करके ले जाएगी, बहा करके ले जाएगी, और वहां पर उपजाऊ क्षेत्र खत्म हो जाएगा। वही स्थिति ज्वार भाटा आने पर होगा, वही स्थिति है ना भूकंप आने पर होगी। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्राकृतिक कारण भी इस भूमि, इस मृदा के निम्नीकरण के ये कारण हैं। तो ये बातें आपको मैंने आज के इस लेसन में, उस दिन मैंने भूमि संबंधी बात पूरी कर दी थी। आज दूसरा जो बिंदु है वो मृदा का है ना, इसके प्रत्येक बात को मैंने आपको एक बार ध्यानपूर्वक सुनिए। मृदा किसे कहते हैं, मृदा निर्माण कैसे होता है, फिर मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और उसके बाद में है मृदा का निम्नीकरण किसे कहते हैं और मृदा निम्नीकरण के कारण। ये सारी बातें आपको इस मृदा के बिंदु में पूरी करनी है। सब बातें आपकी पुस्तक में भी लिख रखी हैं। आप कहेंगे आचार्य जी ये सब जो आप पढ़ा रहे हो पुस्तक में लिखा हुआ है। बार बार मैं इसलिए दोहरान कर रहा हूँ, पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि पुस्तक में लिखने के साथ में, उसको पढ़ने के साथ जब तक हम समझ नहीं पाएंगे, और समझने पर यदि कोई बात हमारे दिमाग में स्थायी हो सकती है, केवल पढ़ने से ही स्थायी नहीं होती। इसलिए हमको इस बिंदु को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। एक बार आप अपनी ये सब बातें अपनी जो उत्तर पुस्तिका आपने बना रखी है उसमें भी लिख लें। ये जो इस प्रकार के बिंदु है ना, ये बिंदु आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखने चाहिए साथ में, कि मृदा किसे कहते हैं, मृदा निर्माण कैसे होता है ना, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, मृदा का निम्नीकरण किसे कहते हैं, उसके कारण कौन कौन से। और फिर आपको एक बार घर पर बैठ करके इसको दोहरान करना, पढ़ना। अब अपन अगला जो लेसन आएगा उसमें जल, प्राकृतिक, वनस्पति बिंदुओं को पूरा करेंगे। तो इसके बाद में हमारे ध्यान में आ जाएगा कि भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति, ये सब मिलकर के मानव जीवन के लिए इस पाठ का यहाँ पढ़ाना, समझाना, ये सब है ना, इसलिए कि मानव जीवन के लिए इनका कितना बड़ा महत्व है, कितनी उपयोगिता है, और इसके बारे में